हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मित्रों, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की डिटेल से आज हम व्याख्या करेंगे और इसके उदाहरण की बात करेंगे। मित्रों, यदि प्रिंस क्लासेस सांसोर या साइंस मैथ A to Z क्लासेस सांसोर में आप नए हो तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मित्रों, इसी प्रकार के पीपीटी बनाकर आपको हर दिन साइंस और मैथ के इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम मित्रों बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक संगठन, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक संगठन, आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मित्रों, नाम से पता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मित्रों, बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक संगठन, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन, रासायनिक आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब मित्रों, हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के गुण धर्म की, कि भौतिक गुण धर्म के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्था, ताप, रंग, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर भौतिक गुणधर्म कौन कौन से? आयतन, अवस्था और ताप, रंग और घनत्व, इसमें परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है वो मित्रों देखें कि भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे मित्रों ध्यान रखना है आपको कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय हमेशा क्या होता है? द्विदिशीय होता है, दोनों दिशा में चलता है। जैसे ए बी के अंदर बदलता है और बी वापस किस में बदलता है? ए के अंदर। तो ये दोनों, ए बी के अंदर बदल सकता है और बी को हम वापस ए के अंदर बदल सकते हैं। ये द्विदिशीय प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और ये कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी नहीं है, क्योंकि ए बी में बदलता रहता है, बी ए में बदलता रहता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में जानेंगे विस्तार से। मित्रों, प्रिंस क्लासेस सांसोर के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1000 सब्सक्राइब इसी महीने आपको करवाना है। मित्रों, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: सोने का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प या बर्फ का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या होता है कि जल होता है, जल को आप क्या करोगे? गर्म करोगे तो किस में बदल जाता है? वाष्प के अंदर बदल जाता है। और जल को जब ठंडा करते हो तो किस में बदल जाता है? बर्फ के अंदर बदल जाता है। ये दोनों ही प्रक्रम क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें जल की अवस्था चेंज हो रही है। भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण यानी पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना,
या गैस का द्रव में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि कांच का टूटना, स्प्रिंग का खींचना या दबाना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। बल्ब का जलना या बुझना, चक्कर का पानी में घुलना, विलयन बनना, जैसे पानी है इसके अंदर आपने NaCl डाल दी, NaCl नमक डाल दिया तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों के भौतिक गुणों में चेंज होता है। कांचों के टुकड़े करना, लोहे का चुंबक में बदलना, प्लेटिनम तार का गर्म करने पर लाल तप्त होना, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। मोमबत्ती के मोम का पिघलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे और हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पात्र बनाना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और पेड़ को काटना, यानी पेड़ के डाली को 2 टुकड़े में काटना क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये जो टोटल 15 भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, इसमें से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनके ऑब्जेक्टिव सवाल भी आगे वीडियो में करवाए हैं, आप जाकर जरूर देख सकते हैं वहाँ पर। आगे हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु की, वो है हमारे पास में क्रिस्टलाइजेशन। मित्रों, क्रिस्टलीकरण किसी पदार्थ के विलयन से उनके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। पदार्थ सेम होते हैं लेकिन उसका हमें क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप पूरे इस नोट्स में से इतना याद रखना कि क्रिस्टलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण पूछे तो भौतिक परिवर्तन, और यदि आपको पूछ ले किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो किण्वन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अब मित्रों बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। इनके बारे में हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। मित्रों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, इससे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या पदार्थों के रासायनिक गुण क्या क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं वो मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संगठनों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उनकी रासायनिक प्रकृति और संगठन मूल पदार्थ से क्या होती है, भिन्न होती है। मित्रों, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। आगे हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, लेकिन ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलता है। मतलब क्या होता है, जो रिजेंट या क्रियाकारक हैं वो प्रोडक्ट या उत्पाद में बदल सकता है, लेकिन उत्पाद वापिस क्रियाकारक या रिजेंट में नहीं बदल सकते। यह परिवर्तन क्या होता है, स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में क्या हो जाता है, बदलाव होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण हमने देखे थे, उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात हम करेंगे। पहला रासायनिक परिवर्तन है पदार्थों का दहन। दहन का मतलब रहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाना। दहन अथवा जलना, अड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या है, जलना है। पदार्थों की ऑक्सीजन के साथ होने वाली यह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ में
जलाते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। मोमबत्ती, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तनों का व्यापक उदाहरण है, क्योंकि ये हमेशा हम दैनिक जीवन के अंदर ऐसे उदाहरण देखते हैं। मित्रों, अगला जो उदाहरण है आपका वो है जंग लगना। जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, इतना ही याद रखना है आपको। आयरन को नम वायु में रखने पर उनकी सतह पर भूरे रंग की पपड़ी जमा होने लगती है, जिसे जंग कहते हैं। और भूरे रंग की जो पपड़ी है वो आयरन का ये क्या है, ऑक्साइड है। आयरन पर जंग लगने के लिए इसमें बाहर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बाहर में ग्रोथ हो जाता है। मित्रों, क्या होता है कि आयरन है उसमें जल वाष्प के n बिंदु या n कण जुड़ जाते हैं और हमें जो प्राप्त होता है वो आयरन ऑक्साइड और साथ में जल वाष्प के अणु। तो ये जंग का रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है। संयोजन अभिक्रिया क्लास 10 के अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि मुख्य रूप से जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ये सभी प्रकार की अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के यौगिक बनाते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। जैसे ए और बी दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, ए और बी। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये रासायनिक परिवर्तन का भी क्या है, उदाहरण है। मित्रों, हमने आगे बताया है कि जो क्रिस्टलीकरण है वो भौतिक परिवर्तन है, तो किण्वन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसको भी आपको याद रखना होगा। किण्वन क्या है, किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और किण्वन भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे किण्वन के कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। इस जो सारणी है इसमें से एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है, किण्वन के कारण होता है। तनु एथिल अल्कोहल से सिरका किण्वन द्वारा बनाया जाता है। सीरे या स्टार्च से एथिल अल्कोहल किण्वन द्वारा बनाया जाता है। दूध से दही का बनना किण्वन के कारण होता है। और दही के अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दही में दुर्गंध का आना, दही का स्वाद खराब हो जाना क्रिस्टल किण्वन के क्या है, उदाहरण है या किण्वन के कारण होता है। जंतुओं पादपों के मृत अवशेषों का सड़ना या गलना किण्वन के कारण होता है। ये जो सारणी मित्रों बनाई है महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करना है। ये प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाएगा कि दूध का खट्टा होना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको सीधा आना चाहिए, दूध का खट्टा होना किण्वन के कारण होता है। किण्वन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो दूध के अंदर दूध का दही में बदलने पर दही के अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे अन्य रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। पानी का विद्युत अपघटन रासायनिक उदाहरण है। सेव आलू काटने के बाद में थोड़ी देर में उनका रंग क्या हो जाता है, भूरा। ये भी किसके कारण है, रासायनिक परिवर्तन के कारण। कच्चे फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन के कारण। सब्जियों का मुलायम होना या सब्जियों का उबलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। चूने के पानी का दूधिया होना, ये भी किसके कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। मित्रों, एक नोट लगा करके आपको याद रखना होगा कि
मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि दो सवाल यहाँ से बन रहे हैं, एक तो मोम का जलना, मोम का जलना और जलना है तो रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा आपके मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, और यह है भौतिक प्रकार का परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विद्या जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है, पदार्थों के शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण विद्या। इस टॉपिक में हम टोटल 6 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल है, आसान है, आपको केवल पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। पहली विधि है मित्रों निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। जब किसी द्रव में अविलेय ठोस शुद्ध उपस्थित हो, जब किसी द्रव में अविलेय ठोस अशुद्धि उपस्थित हो, मतलब अविलेय ठोस अशुद्धि उपस्थित हो, तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। उदाहरण, जल में घुली हुई मिट्टी को निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि जल द्रव अवस्था में होता है और मिट्टी वो ठोस अवस्था में होती है। ध्यान ये रखना है कि निस्यंदन के अंदर उन्हीं ठोस अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं जो जल के अंदर विलय नहीं हो, जल के अंदर विलय नहीं हो। तो क्या होता है, पात्र के अंदर जल होता है और जल के अंदर अविलय जो विलय नहीं हो, और कैसी अशुद्धि, ठोस अशुद्धि को हम अलग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा। आगे है ऊर्ध्वपातन, महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, इससे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने योग्य है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, कुछ पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो वे बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वे बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं। पदार्थों के जो पदार्थ ये गुण दर्शाते हैं उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। उदाहरण के लिए नौशादार, कपूर, आयोडीन इस प्रकार के गुण धर्म का उपयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। ध्यान रखना, तीनों नौशादार, कपूर और आयोडीन। तीसरी विधि है वो है क्रिस्टलीकरण। मित्रों क्रिस्टलीकरण आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने योग्य विधि है। जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ घुला हुआ हो, हमने जो हम आगे निस्यंदन पढ़ा है फिल्ट्रेशन, उसके अंदर ठोस पदार्थ क्या था, अविलेय था, और इसमें जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, विलेय है। ये दोनों में अंतर याद रखना। सांद्र विलयन बनाता है, तो इस सांद्र विलयन में ठोस पदार्थ और द्रव को अलग करने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। चाशनी से शक्कर को अलग करना, जल से नमक को अलग करना, किस विधि का उपयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में पूछने योग्य विधि है। आगे हम बात करेंगे विभेदी निष्कर्षण। मित्रों इसमें क्या होता है, ये विधि तब काम में ली जाती है जब कोई ऐसे द्रव या पदार्थों का मिश्रण जो एक दूसरे में घुले हुए नहीं हो, अलग अलग परतों के अंदर दिखाई दे रहे हो, यानी जब परतों के अंदर दिखाई दे रहे हो अलग अलग, तो हम किस विधि को काम में लेते हैं, विभेदी निष्कर्षण। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, इन दोनों को हम अलग करना है तो कौन सी विधि काम में लेंगे, विभेदी निष्कर्षण विधि काम में लेंगे। आगे 5वीं विधि है वो आसवन या डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट विधि है, याद करके जाना, क्योंकि इससे भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि, मतलब अशुद्धि कैसी हो, ठोस हो, और कैसी हो, घुली हुई हो, तब ये प्रक्रिया काम में ली जाती है।
इस प्रक्रिया में वाष्पन संघनन दोनों प्रकार की प्रक्रिया काम में ली जाती है। सवाल यह आएगा कौन सी विधि में वाष्पन और संघनन दोनों प्रकार की प्रक्रिया काम में ली जाती है, तो आसवन विधि के अंदर। जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि उपस्थित हो तो मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे द्रव वाष्पित हो जाता है और द्रव की इस वाष्प को आगे अन्य किसी पात्र में एकत्रित करके ठंडा किया जाता है, जिससे ये द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ठोस पदार्थ वाष्पित नहीं हो सकता है, इसलिए ये उसी पात्र में रह जाता है। इस प्रकार द्रव और ठोस को अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं आसवन। जैसे जल में घुली हुई ठोस अशुद्धियों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अगली जो विधि है, लास्ट विधि, प्रभावी आसवन विधि। महत्वपूर्ण है, प्रभावी आसवन और आसवन दोनों को में डिफरेंस या अंतर क्या है उसको समझने की कोशिश करें। जब कोई मिश्रण ऐसे पदार्थ से मिलकर बना हो जिसमें कवचनाकों में बहुत अधिक अंतर होता है, जब कवचनाकों में बहुत अधिक अंतर होता है तो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं? साधारण आसवन विधि काम में लेते हैं। परंतु जिन पदार्थों के कवचनाकों में अधिक अंतर नहीं हो पाया जाता है, ऐसी स्थिति में पदार्थों का साधारण आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, तब ऐसे पदार्थों का पृथक्करण प्रभावी आसवन विधि से किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जब दो पदार्थों के कवचनाकों में बहुत अधिक अंतर हो तो साधारण आसवन विधि और बहुत कम अंतर हो तो प्रभावी आसवन विधि काम में ली जाती है। यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों, यदि आप नए हो तो प्रिंस क्लासेस सांसोर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मित्रों जब चैनल ग्रोथ होगा तो हम डेली नए नए वीडियो और पीपीटी केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट बन चुके हैं, तो आपके लिए आगे और नए वीडियो और पीपीटी बनाकर पढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करता है आपका सब्सक्राइबर, शेयर और लाइक। इसलिए इस काम को कभी नहीं भूलें, सबसे पहले आपको करना होगा। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में।